बच्चों, तो अब हम सॉल्यूशन चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के टॉपिक में सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे वेपर प्रेशर से। वेपर की वजह से लगने वाला प्रेशर। वेपर आप सब लोग जानते होंगे कि अगर जो सबस्टेंस रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में है वो गैस कहलाती हैं, और जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो लेकिन उन्हें फिजिकल कंडीशन में चेंज करके गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए उन्हें हम कहते हैं वेपर। तो अब वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफाइन लिखा देता हूं वेपर प्रेशर का। द प्रेशर ऑफ वेपर, वेपर की वजह से जो प्रेशर लगे, प्रेशर ऑफ वेपर कहां पे लगेगा? अबव लिक्विड सरफेस, अबव लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस पे। देखो अब ये कोई नई चीज आ गई यहाँ पे आपको जानने लायक। जैसे मान लीजिएगा ये कोई कंटेनर है, कोई बेसल है, ठीक है। अब इस बेसल में आप डेफिनेशन में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि अबव लिक्विड सरफेस, यानी वेपर प्रेशर कहाँ पे एग्जर्ट होता है? लिक्विड की। जैसे मान लीजिए ये लिक्विड की सरफेस है तो वेपर प्रेशर इस सरफेस पे लग रहा है। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर को हीट दिया, यहाँ से आपने वेपर किया तो वेपर यहाँ पे ये वेपर निकलने लगी इसमें से, इसका जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो हमारा वेपर प्रेशर है। लेकिन जानते क्या है? अब रीजन पहला तो ये है कि जो प्रेशर लग रहा है वो केवल सरफेस पे लग रहा है, सरफेस की मोस्टली है, इनसाइड नहीं है। कहां पे प्रेशर है? प्रेशर ऑफ वेपर अबव लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर ये प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो अब हम जानेंगे ऐसे क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो है वेपर प्रेशर है वो सरफेस पे लगता है। तो देखो, एक सबसे पहले हम जानते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं, ठीक है। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होंगे, सिंपल बात है बच्चों कि जिन मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो मॉलिक्यूल्स इजिली ब्रेक हो जाएंगे, और जिनका फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक होगा वो मॉलिक्यूल्स इजिली जो है ब्रेक नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल आपका सी है। आप सरफेस टेंशन 11th फिजिक्स में ही पढ़े होंगे। अब देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसे एक मॉलिक्यूल इधर भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, 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 सब तरीके से खींच रहे हो कि भैया मत जा मत जा मत जा। तो इस ए मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए जो है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लग रहा होगा उस पर। बी मॉलिक्यूल्स में मान लो अगर इस तरीके से देखें हम, जैसे ऐसे करके, तो इधर लग रहा होगा, और सी मॉलिक्यूल्स को देखें हम थोड़ा इस तरीके से, मोस्टली पार्ट इसका इनसाइड है और थोड़ा पार्ट बाहर है। तो ये देखेंगे कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उस पर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, सरफेस के मॉलिक्यूल पर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जिन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो ज्यादा इजीली इवेपोरेट या जो वेपराइज्ड हो पाएंगे कंपैरिजन ऑफ इनर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो पहली वजह क्या हुई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा और मॉलिक्यूल्स उतना इजीली जो है वेपराइज्ड हो पाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो मॉलिक्यूल इजीली वेपराइज्ड होगा। दूसरी रीजन एक ये भी होती है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी। सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो आराम से अपना उछल कूद में जा सकते हैं और भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो ठीक है। तो इसलिए ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वही वेपर प्रेशर है जो एग्जर्ट करते हैं। अब देखो क्या चीज होती है, एक चीज बताइएगा, जैसे मान लीजिएगा कि क्या जो डायग्राम ए है, क्या इस डायग्राम में, क्या इस बेसल में वेपर प्रेशर लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। कैसे नहीं लग रहा होगा? देखते क्या क्यों नहीं लग रहा होगा। इसलिए नहीं लग रहा होगा कि जैसे मान लीजिएगा कि आपके पास एक जो है कोई आपने पतीला ले लिया और उसमें से आपने पानी को बॉईल करना शुरू किया और वो ऊपर से खुला हुआ है। तो जब आप पानी को बॉईल करोगे तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर होगा वो जो है मतलब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी पूरी की पूरी जो वेपर है वो बाहर निकलने लगेगी, उस पर कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो पाएगा।
यहाँ से आपने किया, प्रेशर बना, बाहर निकल के नॉर्मल रहा। ठीक है, जैसे जैसे वेपर इसमें से निकलती जाएगी तो क्या होगा, ये पूरा की पूरा प्रेशर है वो बाहर निकलता जाएगा और इसका प्रेशर नॉर्मल रहेगा, इस पर कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा। यानी ओपन वेसल में ओपन वेसल में वेपर प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है, प्रेशर बन ही नहीं पाएगा क्योंकि वेपर बना, वेपर बन के सीधा बाहर हो गया। जैसे वेपर बनेगा बाहर जाता जाएगा, जैसे वेपर बनेगा बाहर जाता रहेगा, तो इसका प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस स्टेट में इस पर जो है कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली एस्केप कर जाएंगे, यानी जिसके गैसेस मॉलिक्यूल होंगे एस्केप्ड इजीली फ्रॉम सरफेस टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, सरफेस से एटमॉस्फेयर में आराम से एस्केप कर जाएंगे तो कोई वेपर प्रेशर इस पे एग्जर्ट नहीं होगा। अगर हम क्लोज वेसल लें, अब हम इसमें जैसे दूसरा क्लोज वेसल लें, तो क्लोज वेसल में क्या होगा बच्चों, क्लोज वेसल में देखेंगे हम, देखिएगा मान लीजिएगा यही वेसल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो है मैंने ये एक वेसल ले लिया, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब ये है बच्चों क्लोज्ड वेसल, ये है बच्चों क्लोज्ड वेसल। अब ये लिक्विड भरा हुआ है, अब ये लिक्विड भरा हुआ है तो अब ये क्या करेगा, जैसे जैसे हीट किया, ठीक है, इवापोरेट हो गया जी। ठीक है, वेपराइज हो गया, वेपराइज हो गया। तो अब ये जो वेपर है वो क्या कर रही होगी, इस पर प्रेशर एक्ट करेगी। यानी आपने नोटिस किया होगा तो क्या होगा कि जैसे मैंने फिर समझिएगा, पहले मैंने इसे हीट किया तो क्या हुआ, इसके जो वेपर है वो ऊपर की तरफ, सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए। और क्योंकि ये कंटेनर है, ये वेसल है, ये ऊपर से क्लोज्ड है, ऊपर से क्लोज्ड है, तो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पर स्ट्राइक करेंगे, इस पर टकराएंगे ना, और इसी के अंदर रह जाएंगे। अब देखिएगा इसमें एक चीज बताइए, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे आप जैसे चाय बनाए, ठीक है, या एक कंटेनर में, एक बर्तन में पानी गर्म हो रहा हो, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो प्लेट रखी रहती है उसकी सरफेस पर लिक्विड जम जाता है, उसकी सरफेस पर लिक्विड जम जाता है। इस तरीके से जैसे आपने यहाँ से गर्म हुआ, सरफेस पर लिक्विड जम गया, लिक्विड के बाद फिर से आप देखेंगे जब इस पर यहाँ से हुआ वेपोराइज्ड, यहाँ पे क्या हो गया, कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई, कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई। जब यहाँ पे लिक्विड जम जाएगा फिर से ये पूरा के पूरा लिक्विड होगा, ये नीचे की तरफ टपकने लगेगा, कंडेंसेशन होकर के नीचे की तरफ टपकने लगेगा। यानी क्या स्टेट बनी, स्टेट ये बनी कि पहले इसमें लिक्विड था, किसमें कन्वर्ट हुआ, गैस में, वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वेपर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट यहाँ पे बन जाती है। कौन सी स्टेट बन जाती है बच्चों, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेट हुए, लिक्विड बदल गया किसमें, वेपर में, लिक्विड बदल गया वेपर में, क्या वेपोराइजेशन, ये इवापोरेशन हो गया, और वेपर बदल गया किसमें, लिक्विड में, वेपर बदल गया लिक्विड में, कौन सी प्रोसेस हो गई, कंडेंसेशन। और ये चीज क्लियर भी होगा, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इक्विलिब्रियम की स्टेट बनती है, इक्विलिब्रियम स्टेट बनती है वो हमेशा क्लोज वेसल में ही बनती है, ओपन वेसल में नहीं बनती है। तो अब इसमें क्या हुआ, फिर से देखते हैं, इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो इवापोरेट हुए तो क्या हुआ, यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन होने के बाद फिर से बूंदें जमेंगी, नीचे आएंगी। तो यानी इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे वो एस्केप नहीं कर पाए, इसमें मॉलिक्यूल क्या कर गए थे, एस्केप कर गए थे। इसमें मॉलिक्यूल क्या करें, डू नॉट एस्केप्ड, एस्केप्ड नहीं कर पाएंगे, नहीं करते हैं, एस्केप नहीं करते हैं। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, जो वेपर फॉर्म में, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे, वो सरफेस पर या इसके अंदर एक प्रेशर एक्ट करते हैं, उसी प्रेशर को जो है हम वेपर प्रेशर कहते हैं। देखो अब फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ मेन जानते हैं। एक हम देखते हैं सबसे पहले, नेचर ऑफ सबस्टेंसेस। ठीक है, नेचर ऑफ सबस्टेंसेस का मतलब जिस लिक्विड फॉर्म में लेंगे मोस्टली उस पर डिपेंड करेगा
ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अब जानते हैं जो सॉल्यूट होगा हमारा या लिक्विड होगा वो दो पार्ट्स में हम थोड़ा सा बांट लेते हैं इसे, ठीक है। एक कौन सा होगा जिसकी टेंडेंसी होगी इवापोरेट होने की, उसे हम कहेंगे वोलेटाइल। एक लिक्विड हमने कौन सा लिया, वोलेटाइल लिक्विड लिया जिसकी टेंडेंसी है इवापोरेट की, टेंडेंसी टू गेट इवापोरेट। और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल जिसकी टेंडेंसी नॉट टू गेट इवापोरेट। कुछ की टेंडेंसी ऐसी होती है जिससे ये इवापोरेट हो सके और कुछ की टेंडेंसी ऐसी होती है जिससे इवापोरेट नहीं हो सकता है। तो जो इजीली इवापोरेट हो जाता है, जो टेंडेंसी जिनकी इवापोरेट होने की होती है वो वोलेटाइल होती है, और जिनकी टेंडेंसी इवापोरेट होने की नहीं होती है वो होते हैं नॉन वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल, देखो जैसे वोलेटाइल में आपका एसीटोन हो गया, गैसोलीन हो गया, वाटर भी है आपका, ठीक है, एल्कोहल्स भी होते हैं, एथेनॉल है, मेथेनॉल है, बहुत सारी चीजें, ये सब क्या होंगे आपके वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे। कुछ होंगे नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल देख लेते हैं, जैसे आपका शुगर है, सुक्रोज कह लो, शुगर है या सुक्रोज है ये, ठीक है, साल्ट है, ठीक है, और आपका जो है यूरिया है, ये सारे के सारे होंगे वो कौन से होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे, ठीक है। तो दो तरीके पे डिपेंड करता है ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब देखो कैसे करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जानेंगे, ये आप ध्यान रखो कि पार्टिकल्स के बीच में, पहले भी हम पढ़ चुके थे, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, पार्टिकल्स के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो उतना ही कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। यानी ये बात समझ लें हम कि वेपर प्रेशर, अगर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले लेते हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर है वो घटेगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लीजिएगा कि आपको जैसे वाटर है H2O है ना, और ये C2H5OH एथेनॉल है, ठीक है। इसमें हम देखें वाटर में HOH है, वाटर भी ये होता है HOH है, तो वाटर में भी क्या बनता है, हाइड्रोबॉन्ड बनता है, ठीक है, और इसमें भी अल्कोहल में भी क्या है, हाइड्रोबॉन्ड है। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH is greater than वेपर प्रेशर ऑफ H2O। तो C2H5OH का जो वेपर प्रेशर होगा वो H2O के वेपर प्रेशर से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका कम है। अब एक चीज और देखते हैं, मान लीजिएगा जैसे ये है आपका C2H5OH, ठीक है, C2H5OH है, ठीक है। अच्छा एक तो ये दूसरा मैं ये ले लूं कि जैसे ये CH2OH है, CH2OH है, या फिर ठीक है तीन का CH2OH, ये लिया मैंने CHOH और ये लिया मैंने CH2OH, ठीक है, ये ले लिया। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें तो इंडिविजुअल ये रहा, इसके बीच में एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इसके बीच में सेकेंड एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बच्चों वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वेपर प्रेशर है, अब देखो इसमें C2H5OH है, ये रहा, ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, ठीक है। तो अब C2H5OH इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है कंपैरिजन ऑफ दी, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो PC2H5OH ये ज्यादा होगा, P किससे, P से ये वाले से, ये लिख देते हैं CH2OH और सबसे कम इसमें होगा वेपर प्रेशर। तो ये पहला कंडीशन है कि जो है आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड किया नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। लिक्विड दो तरीके में कैटेगराइज कर लिया हमने, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे मेन चीज है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, सेकंड फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है जो वेपर प्रेशर, वो होता है बच्चों टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी वैसे वैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है। देखिए इसमें एक चीज देखते हैं, जैसे मान लो
कि ये कोई कंटेनर है, ये वेसल है, अगर मैं इसे यहाँ से जो है हीट देना शुरू कर दूं, मैं इसे हीट करूं तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच की जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स इजीली स्पीड से हाई प्रेशर के साथ जो है बाहर निकलने लगेंगे, तो ये कंफर्म है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तीसरा फैक्टर होता है वो होता है, एक चीज और जानना जरूरी होता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बेसल, बेसल के जो है ये शेप पे डिपेंड नहीं करता है, बेसल के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा ये, ठीक है। और तो क्योंकि जैसे मान लीजिएगा कि उसमें अगर बेसल बढ़ गया तो एरिया भी उसी रेशियो में उसका चेंज हो जाता है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है इसका बेसल का। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिनका जो है दोनों वोलेटाइल लिक्विड समझ में, ठीक है, कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल लिक्विड, यानी इसमें क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल होंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही कैसे होंगे, इसमें वोलेटाइल होंगे, समझते हैं इसे, ठीक है। क्या स्थिति रहती है इसकी, जैसे मान लीजिएगा बच्चों कि ये लिया मैंने सॉल्यूट, ठीक है, कैसा कंटेनर लेंगे, ओपन या क्लोज, तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर केवल क्लोज बेसल में ही मेजर किया जाएगा, क्लोज बेसल से एग्जिट होगा, तो हम कैसा बेसल लेंगे, क्लोज बेसल लेंगे, ठीक है। तो इसमें मान लिया मैंने इसको जो है ए लिक्विड है इसमें, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड दिया हुआ है आपका ए, इवेपोरेट होगा, वेपर यहाँ पे आएगा इसका, यहाँ पे वेपर से एग्जिट कर रहा होगा, तो अभी ये प्योर ए है, कौन सा है, इसमें प्योर ए है, तो इसका प्रेशर जो लग रहा है मैंने पी नॉट ए मान लिया, प्योर का प्रेशर क्या माना मैंने, पी नॉट ए मान लिया, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि दूसरा मैंने ये ले लिया सॉल्वेंट, ठीक है, और इस सॉल्वेंट में जो है बी लिक्विड भरा हुआ है, कोई वोलेटाइल लिक्विड बी भरा हुआ है, ठीक है, और ये इस तरीके से अपना ये भी वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ये प्योर बी है, तो इसका मैंने पी नॉट बी प्रेशर माना। अगेन फिर समझा दूं, इसमें ए लिक्विड भरा हुआ है उसकी वजह से पी नॉट ए, प्योर ए है तो पी नॉट ए इस पर प्रेशर वेपर प्रेशर लग रहा है, ये प्योर बी है तो पी नॉट बी इस पे वेपर प्रेशर लग रहा है। अब मैंने क्या किया, अब मिक्सर किया मैंने, इन दोनों को मैंने क्या किया, मिला दिया, ठीक है, इन दोनों को मैंने मिला दिया। अब देखो दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, ठीक है, हुआ ये कि ए और बी जो मिक्सचर से दोनों आ गए, ए ए ए ए ए ए एक ही मॉलिक्यूल्स आ गए और इसके साथ मिक्स होकर के बी 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 इस तरीके से, यानी पूरे में ए और बी दोनों आपस में मिक्स हो गई है। कैसे हो गए, ए और बी दोनों आपस में ये क्या हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ए अपना अलग वेपर प्रेशर एग्जिट कर रहा होगा, ए के मॉलिक्यूल्स अपना वेपर प्रेशर एग्जिट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे, अब बी भी किस पे आ गया सरफेस पर, तो ये भी अपना प्रेशर अलग एग्जिट कर रहा होगा, अलग वेपर प्रेशर बढ़ा रहा होगा, यानी जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए, जो पार्टिकल सरफेस पे आ गए, उनकी वजह से इंडिविजुअली अपना अपना प्रेशर है जो एग्जर्ट होने लगा है। अब दोनों का जैसे कुल प्रेशर कितना लग रहा होगा वो तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में लोगों ने पढ़ा था, ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और जान लेते हैं कि अब इन पर, अब देखो पहले पी का प्रेशर क्योंकि अकेला ए था, अकेला ए था, प्योर ए था, इसमें प्योर ए था तो उसका प्रेशर कितना था, पी नॉट ए, प्योर बी था तो उसका प्रेशर कितना था, पी नॉट बी। अब दोनों मिल गए तो मैंने अब ए का प्रेशर इसमें हो गया पी ए और बी सबस्टेंस की वजह से लगने वाला प्रेशर हो गया पी बी, क्यों, अब ये इम्प्योर है, इम्प्योर क्यों है, दोनों का मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो हमने देखा था भी आप लोगों ने जैसे इस तरीके से जो है मिक्स हो गया ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, और ये इनका अलग अलग इंडिविजुअल वेपर था, ठीक है। तो इसके बी की वजह से पी बी और ए की वजह से लगने वाला प्रेशर था पी ए। तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आएगा यहाँ पे, वो है आपका राउट्स लॉ, राउट्स लॉ,
ठीक है। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग इन अ सॉल्यूशन, in a solution the partial vapor pressure, the partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to mole fraction of that कंपोनेंट। एक बार फिर से चेक करता हूं मैं राउट्स लॉ को। राउट्स लॉ क्या था बेटा, इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, याद रखना यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, किसका जो है पार्शियल प्रेशर लगेगा बच्चों, वोलेटाइल कंपोनेंट का, क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर 0 होगा। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे Pa और मैंने मान लिया कि इसके A के Na मॉलिक्यूल है और B के कितने मॉलिक्यूल है, Nb। ठीक है, तो कुल कितने मॉलिक्यूल हो गए, Na प्लस Nb टोटल मॉलिक्यूल। ठीक है, पढ़ चुके हम लास्ट वीडियो में मोल फ्रैक्शन जीटा ए कितना हो गया, Na अपॉन Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन जीटा भी कितना हो गया, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे कितना प्रेशर है, Pa, तो Pa जो वेपर प्रेशर बना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीटा ए के। Pa किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जीटा ए के, और Pb किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जीटा बी के। ठीक है, अब देखो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो Pa मैंने हटा दिया तो K आ गया, जीटा ए। अब देखो प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर जीटा ए बढ़ा तो Pa भी बढ़ेगा। अब कांस्टेंट K की टर्म में बढ़ेगा, अगर K की वैल्यू 2 है तो ये इसका मतलब होगा कि डबल हो जाएगा, 3 है तो ट्रिपल हो जाएगा, 1/2 है तो हाफ हो जाएगा। अब हम इस K को फाइंड करते हैं कि ये कितना हो जाएगा। मान लीजिएगा कि A यहाँ पे, ठीक है, एज्यूम दैट, ठीक है, प्योर लिक्विड ए, मैंने प्योर लिक्विड ए को अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ध्यान रखो केवल लिक्विड ए है तो उसमें सारे के सारे मोल फ्रैक्शन होगा, पूरा के पूरा कितना होगा, जीटा ए 1 होगा और जीटा बी कितना होगा, 0। यहाँ पे एक चीज और देखो क्यों होगा, ये कंफर्म हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीटा ए प्लस जीटा बी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। Na प्लस Nb एलसीएम आ जाएगा, Na प्लस Nb ऊपर जाएगा, कट के इंटरसेक्ट होकर 1 आ जाएगा। अब क्योंकि प्योर एलिमेंट है, प्योर लिक्विड है, वो ए है, यानी ये अगर मैंने कंटेनर लिया इसमें टोटल जो है कौन सा लिक्विड है, ए है, तो इसमें ए के जो है मोल फ्रैक्शन होगा वो जीटा ए होगा, बी है ही नहीं तो बी का कोई मोल फ्रैक्शन भी नहीं होगा, तो वो कितना हो जाएगा, जीटा बी। अब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की तो पी ए इज इक्वल्स टू के इंटू जीटा ए की वैल्यू कितनी है, 1। एक चीज और देखो यहाँ पे, जब यहाँ पर मान लीजिएगा कि जो प्रेशर है वो केवल और केवल एक ही वजह से बनना है, तो प्योर प्रेशर को जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्योर प्रेशर को हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर को नॉट से, तो इसको मैंने क्या इंडिकेट कर लिया, पी नॉट ए इज इक्वल टू के। अब मैं के की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, ये हो गया हमारा पी नॉट ए इंटू जीटा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर मान लू कि ब्लैक वाला था वो प्योर ए था और रेड है ये प्योर बी है, तो रेड है वो प्योर बी है और ब्लैक था वो प्योर ए था। अब इसकी वजह से जो है इसमें मोल फ्रैक्शन है वो कितने होंगे, जीटा पी, और इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, 0, टोटल 1 होगा ये, क्योंकि जीटा ए प्लस जीटा बी कितना होता है, 1 होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ पी बी प्रोपोर्शनल जीटा बी, प्रोपोर्शनल उठाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा जीटा बी। अब हम मैंने मान लिया कि यहाँ पे प्योर बी है, जब प्योर बी माना है तो जीटा ए तो है ही नहीं, तो जीटा ए कितना होगा, 0, और जीटा बी कितना हो गया, 1। तो पी बी इज इक्वल्स टू, अब मैं के की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू के
इंटू जीटा की वैल्यू 1। अब यहाँ पे वही बात आई कि जीटा ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के मोल्स है ही नहीं, तो इसको मैंने बी के मोल में नॉट रखी प्योर में, तो अब ये वैल्यू बन गई जीटा बी की। तो अब मैं इसमें सीधा लिख दूंगा कि जो है पी नॉट बी, पी बी यहाँ पे वैल्यू प्लेस करूंगा, तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी। इस तरीके से हमने पी ए और पी नॉट बी की वैल्यू, पी ए और पी बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। जो बनाया था डायग्राम उसमें ए और बी दोनों एलिमेंट मिले हुए थे। अब डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग पी किसके बराबर होगा, ए की वजह से प्रेशर प्लस बी की वजह से प्रेशर। तो पी कितना हो गया, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। टोटल प्रेशर जो है इतना लगेगा इस पे। अब थोड़ी इसी चीज को हम जो है ग्राफिकली समझते हैं कि ए और बी दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हो, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने ये दो सोल्यूशन के लिए लिया, इधर वाला मैंने ए के लिए लिया है और इधर वाला मैंने लिया है बी के लिए, और ये जो है बाई एक्सिस का ग्राफ इंडिकेट कर रहा है हमारा पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर को, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, अभी यहाँ पर ये कंपोजिशन के लिए है, ये किसके लिए बच्चों, कंपोजिशन के लिए है। एक्स एक्सिस हमारा कंपोजिशन के लिए और बाई एक्सिस है वो पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए। अब इसमें एक चीज देखेंगे हम, यहाँ पर टोटल है वो प्योर ए है, यहाँ पे क्या है, प्योर ए है, यानी ए के जो है मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना होगा 1 और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है 0। तो यहाँ पे टोटल जो प्रेशर लग रहा होगा वो किसकी वजह से लग रहा होगा, वेपर प्रेशर ए की वजह से। तो ए का प्रेशर मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लिया प्योर ए का प्रेशर है, तो मैंने इसे पी नॉट ए लिख लिया। अब मैंने क्या किया, धीमे 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 मैंने इसमें से ए के मोल्स को निकालना शुरू कर दिया और बी के मोल्स डालना शुरू कर दिया। ए के मोल्स निकालना शुरू कर दिया और बी के मोल्स डालना शुरू कर दिया। ए के मोल कम होते जाएंगे और बी के मोल बढ़ते जाएंगे। तो देखो क्या हुआ, ए के मोल कम होते गए, बी के मोल बढ़ते गए, ऐसा होते 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 यहाँ पर क्या हुआ कि टोटल जीटा बी कितना हो गया 1 और जीटा ए कितना हो गया 0। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो जीटा बी की वजह से लगेगा, तो प्योर जीटा बी हो गया। तो ये हो गया हमारा पी नॉट बी, पी नॉट बी। अब देखो इस प्रेशर को मैंने इसको इससे ऐसे मैच किया, इसको जिससे ज्वाइन किया, ये टोटल प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, पी ए की वजह से। दोनों को मिक्स कर पी ए की वजह से, तो कितना था जी पी नॉट ए जीटा ए, ठीक है। सिमिलरली मैंने दोनों एक्सेस यहाँ से जो है इनको मैच किया मैंने बी से, तो ये बी की वजह से आ रहा है, तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी, और इनको यहाँ से ऐसे करके हम मैच भी कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन आपके बनेगी पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जिसे जो है हम पढ़ चुके थे, है ना। तो ये चीज जो है ग्राफिकली हम इसे जो है समझ। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं हम वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। यानी इसे दूसरे वर्ड में भी ऐसे कह सकते हैं, व्हाट द फैक्ट ऑन वेपर प्रेशर on addition of non-volatile solute। नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस को ऐड करूं मैं तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल हम पढ़ चुके हैं अभी, है ना। नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। साल्ट है, शुगर है, सुक्रोज है ना, यूरिया है, ये सब होंगे नॉन वोलेटाइल। क्या फर्क पड़ेगा इसका, देखो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जैसे ए लिया मैंने, ये है एक वोलेटाइल है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमारा कैसा है, वोलेटाइल है, मतलब पूरा पार्टिकल्स में एक होगा, सरफेस पे रहता है। बॉइल हमेशा इवेपोरेशन होता है या बॉइलिंग होता है, कहाँ से होता है, सरफेस से होता है। तो ये इसका वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। प्योर ए है ना, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, पी नॉट ए। अब इसमें मैंने एक जो है नॉन वोलेटाइल मिलाया, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल जो है मिलाया मैंने, पूरी सॉलिड सरफेस होगी बी है,
कई सरफेस होगी जी, सॉलिड सरफेस होगी। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर इंडिकेट किया है, यहाँ पे कोई वेपर प्रेशर इंडिकेट नहीं होगा, कोई वेपर प्रेशर यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ये है बी, और ये क्या है आपका बी है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब क्या किया, अब ध्यान देने की जरूरत है आपको, इन दोनों को मैंने मिला दिया, देखिए क्या बनेगा, इन दोनों को मैंने मिला दिया, मिला दिया तो फिर से अगेन ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, ए ए ए ए ए, ठीक है, और इसके बीच बीच में आ गए बी 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 बी, ठीक है, ये आ गए। अब देखो इसके बाद इसके बीच में दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर का मतलब कुछ ए के पार्टिकल्स होंगे, ए के मोल्स भी होंगे और कुछ मोल्स आपके बी के मोल्स भी होंगे, ठीक है। अब ए हमारा कैसा था, वोलेटाइल, वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर करेगा, ठीक है। बी कैसा था, नॉन वोलेटाइल। अब बी के नीचे भले ही ए दबाओ, बी की सरफेस को किसने रख लिया, ए ने रख लिया, बी की सरफेस को किसने रख लिया, ए ने। अब वोलेटाइल जो है बॉइलिंग है या वेपर प्रेशर वो कहाँ से क्रिएट होता है, सरफेस से होता है, वेपर प्रेशर कहाँ से क्रिएट होता है, सरफेस से। ए सरफेस पे था, वेपर प्रेशर क्रिएट किया, बी सरफेस पे नहीं था, बी सरफेस पे था लेकिन कैसा था, नॉन वोलेटाइल था, नॉन वोलेटाइल था तो उसने ए की सरफेस को और रख लिया, तो यहाँ पे कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। ए वोलेटाइल था, वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, बी नॉन वोलेटाइल था, ए को भी सरफेस पे नहीं आने था तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। अब एक चीज बताइएगा कि मान लो अकेला ए की वजह से, अभी हमने जो है पढ़ा था दोनों जब वोलेटाइल तो उसमें हमारा टोटल प्रेशर हमारा कितना आया था, पीए प्लस पीबी, यानी दोनों के सम के बराबर आया था। तो टोटल प्रेशर था वो अकेले ए के प्रेशर अकेले बी के प्रेशर दोनों के सम के बराबर था, यानी टोटल प्रेशर ए से भी बड़ा था और बी से भी बड़ा था। यहां देखो मान लो कि अकेला जो है ए है वो 100 का प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, 100 एटीएम का प्रेशर लगा रहा है। अब देखो मान लो ये ऐसे करके जो 100 है, कितनी है ये 100 है, ठीक है, कितनी बच्चों ये 100, तो एक बार का प्रेशर लगा रहा है तो 100 मान लिया मैंने, 100 बार का प्रेशर लगा रहा है। अब यहाँ पे आके देखो देखो बी में कोई जो है, बी तो सॉलिड ही है तो कोई वेपर प्रेशर नहीं है इसमें, ठीक है, बी का वेपर प्रेशर कितना है यहाँ पे 0। अब दोनों को मैंने मिला दिया तो अब क्या रहा पता चला मुझे कि 1 2 1 2 3, ये पहले 100 थी अब कितनी रह गई जी 50। तो अब ये क्यों, ये भी मिल गए 50 30 जो भी रहा होगा ये भी मिल गए होंगे, ठीक है। अब इसने इसकी सरफेस को कलेप्स कर लिया, रोक दिया, तो अब वेपर प्रेशर इतना हो नहीं पाया। अब वेपर प्रेशर कैसा रह गया यहाँ पे 100 से कम रहा, मान लीजिएगा कि 70 रह गया। तो अब इन दोनों को मिलाने पहले जो टोटल प्रेशर आया था वो अकेले ए के वेपर प्रेशर अकेले बी के वेपर प्रेशर दोनों से बड़ा था, लेकिन ये जो वेपर प्रेशर आया है पी ए, ठीक है, जो वेपर प्रेशर आया है यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर आएगा क्योंकि बी का तो है ही नहीं, ठीक है, बी का तो है नहीं, ये पी नॉट ए अकेले ए के जो प्योर ए था उसके वेपर प्रेशर से मिक्स्ड ए का प्रेशर वेपर प्रेशर है वो क्या है, कम है जी, क्या वेपर प्रेशर ये कम है। देखो आगे बढ़ाते हैं इसे एक्सपेरिमेंटली मतलब डिराइव करके देखते हैं। ये था हमारी कंडीशन जो है कहीं ए बी ए बी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, दोनों का मिक्सचर था। तो ए अपना जो है वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था क्योंकि वोलेटाइल था और बी जो है नॉन वोलेटाइल था इसलिए उसने कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं किया था। अब देखो राउट्स लॉ में एक लाइन आई थी, राउट्स लॉ में क्या क्या पढ़ा था, राउट्स लॉ में ये था कि जो है पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, किसके मोल फ्रैक्शन के, वोलेटाइल कंपोनेंट के, किसके मोल फ्रैक्शन के, केवल और केवल वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये सॉल्यूशन दोनों में ए और बी दोनों का मिक्सचर है, इसमें ए क्या था वोलेटाइल था और बी क्या था सॉलिड था, नॉन वोलेटाइल था। तो अब जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके जो प्रेशर होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोलेटाइल लिक्विड के जो है मोल फ्रैक्शन के। तो पार्शियल प्रेशर पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जीटा है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज देखिए मैंने इसमें ए के मोल्स मिलाए थे एन ए और बी के मोल्स मिलाए थे एन बी, तो एन ए के मोल्स थे एन बी के मोल्स थे, टोटल मोल एन ए प्लस एन बी हुए। जीटा ए की वैल्यू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होती है और जीटा बी की वैल्यू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होती है। तो जीटा ए प्लस जीटा बी होता है 1,
तो यहाँ से मैं अगर जीटा ए को रिप्लेस करूं तो जीटा ए हो गया 1 माइनस के जीटा बी, 1 माइनस के जीटा बी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखो पी ए क्या था, पी ए था ये, यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको फिर, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे पी ए होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर आया था वो होगा पी ए। ठीक है, और जो है जीटा ए, जो ए के है, ए क्या आता है इसमें, सॉल्वेंट था, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्या होगा इसमें, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पी ए, अब यहाँ पे मैं जीटा ए को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस के जीटा बी से, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस के जीटा बी, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस के पी नॉट ए इंटू जीटा बी। इतना हो गया, मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ मैं, तो पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल्स टू, इधर आके जी प्लस हो गया सर, पी नॉट ए माइनस के पी ए, कितना हो गया जी, अगर मैं यहाँ से जीटा बी निकालूं तो ये हो गया हमारा पी नॉट ए माइनस के पी ए अपॉन पी नॉट ए। एक चीज समझते हैं पहले बच्चों, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये देखो पी नॉट ए क्या था, जो अकेला प्योर ए था उसका वेपर प्रेशर था, और पी ए क्या था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी ए क्या था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब इन जो पहले जो वेपर प्रेशर था प्योर का, उसके कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, उन दोनों का डिफरेंस है वो इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने, जैसे पहले इसमें मैंने लिखा है था लास्ट में हेडिंग में, जो हेडलाइन में लिखा था हमने कि जो मतलब पहले जो अकेला वॉलेटाइल लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर 100 था, जब मैंने उसमें नॉन वॉलेटाइल बी मिला दिया था तो उसका वेपर प्रेशर कम हुआ, कितना कम हुआ, इतना कम हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने उसमें नॉन वॉलेटाइल मिला दिया था तो उससे क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं कि जो है वेपर प्रेशर लोअर्ड on addition of non-volatile solute। ये देखो ये चीज ये इंडिकेट कर रही है, ये चीज ये इंडिकेट कर रही है कि आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इंडिकेट कर दिया तो इसका जो है वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अच्छा इसको और लिखूं मैं जीटा बी को, तो देखो जीटा बी को जी क्या है, पी ए, पी नॉट ए माइनस के पी ए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और पी नॉट ए क्या था, ओरिजिनल वेपर प्रेशर, ओरिजिनल वेपर प्रेशर। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो रिलेटिव टर्म की कंपैरिजन की जाती है, एक ही टर्म का है ना, एक्यूरेट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू की कंपैरिजन की जाती है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, रिलेटिव टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रिलेटिव टर्म। तो अब हम जीटा बी को कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसे ये भी कह सकते हैं आप, आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है जीटा बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, सॉल्वेंट का कौन सा था, जीटा ए, और सॉल्यूट का कौन सा था, जीटा बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फाइनली जब हमारा जो है टोटल जो स्टडी मटेरियल है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अलग से पूरे न्यूमेरिकल्स हम लोग कराएंगे।